नमस्कार साथियों। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आज का ये सफर आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं स्टीवन आर कवे की उस कालजयी पुस्तक की, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदला। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसी सोच जो आपको अपनी आदतों के माध्यम से अंदर से मजबूत बनाती है। इस पुस्तक में बताई गई 7 आदतें आपको न केवल एक प्रभावशाली इंसान बनाती हैं, बल्कि आपको एक बेहतर बेटा, बेटी, दोस्त, साथी और नागरिक भी बनाती है। इस पूरे सफर में हम हर आदत को गहराई से समझेंगे, और वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में, एक भावनात्मक और कहानियों से जुड़ी शैली में। हर अध्याय आपको एक नई सोच देगा। हर पैराग्राफ में जीवन की झलक होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मोटिवेशनल समरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों की आत्मा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा असर किस आदत ने डाला। तो चलिए, आत्मविकास की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। सक्रिय बनो। जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी। किसी भी सफल व्यक्ति की यात्रा वहीं से शुरू होती है, जहां वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि एक गहरे आत्ममंथन से उपजता है। जब इंसान यह महसूस करता है कि उसके जीवन की दिशा केवल बाहरी हालात, लोग या भाग्य से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी सोच, भावनाएं और निर्णय ही उसका भविष्य बनाते हैं, तभी असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। स्टीफन कोवी की पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बनो, इसी मूल विचार को रेखांकित करती है। यह आदत केवल यह नहीं सिखाती कि आप काम जल्दी शुरू करें या ऊर्जा से भरपूर रहें, बल्कि यह सिखाती है कि आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लें और परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनके ऊपर नियंत्रण पाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जो हर दिन अपने जीवन की समस्याओं को कोसते हुए बिताता है। वह कहता है, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। वह अपने दुख का दोष हमेशा किसी और को देता है, कभी समाज को, कभी सरकार को, कभी अपने परिवार को। लेकिन फिर उसके जीवन में एक मोड़ आता है, जब वह एक साधु से मिलता है जो उसे एक शीशा देता है और कहता है, हर बार जब तुम किसी और को दोष देने लगो, तो पहले इस शीशे में खुद को देखो। पहले तो वह हंसता है, पर जब वह बार बार उसी शीशे में अपनी आंखों को देखते हुए अपने ही बहानों को दोहराता है, तो उसे एहसास होता है कि असली कारण तो उसके अंदर छिपे हैं। यह आत्मबोध, यह प्रोएक्टिव जागरूकता उसके जीवन का पहला बड़ा कदम बनता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जहां हम परिस्थितियों के सामने लाचार महसूस करते हैं। कोई ट्रैफिक जाम में फंसकर चिढ़ता है, कोई बॉस की डांट से दिन भर दुखी रहता है, कोई अपने जीवन साथी की उपेक्षा से टूट जाता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें, तो इन सभी में हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक गुस्से में झुलस सकता है और दूसरा शांत रहकर समाधान खोज सकता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति वही है जो हर प्रतिक्रिया से पहले सोचता है, खुद से पूछता है, क्या मैं स्थिति को बदल सकता हूं? अगर नहीं, तो क्या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं? या आत्मनियंत्रण, यह अंतर जागरूकता उसे आम लोगों से अलग बनाती है। स्टीफन कोवी इस आदत को केवल मानसिक बदलाव नहीं, बल्कि जीवन का मूल ढांचा मानते हैं। उनके अनुसार हमारे शब्दों, सोचने के ढंग और कार्यों में ही छिपी होती है हमारी प्रोएक्टिव या रिएक्टिव प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही होता है, उसने मुझे नाराज कर दिया, तो वह असल में अपनी शक्तियों को दूसरों को सौंप रहा होता है। इसके उलट, एक सक्रिय व्यक्ति कहता है, मैं विकल्प खोजूंगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद तय कर सकता हूं, मैं शांति बनाए रखूंगा। ये शब्दों का अंतर मामूली नहीं है। यही तो वो बीज है जिससे जीवन का वृक्ष आकार लेता है। एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसका बच्चा स्कूल में असफल हो रहा था।
वह बार बार स्कूल प्रशासन को कोसती, शिक्षकों को दोष देती और कहती कि सिस्टम ही खराब है। लेकिन जब उसने कोवी की यह पहली आदत पढ़ी, तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी उस समस्या का हिस्सा हूं? उसने अपनी दिनचर्या देखी, पाया कि वह खुद अपने बेटे को समय नहीं देती, न तो उसे सुनती, न समझती। तब उसने निर्णय लिया, मैं पहले खुद बदलूंगी। उसने बेटे के साथ समय बिताना शुरू किया, उसे प्रेरित करना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चा बेहतर करने लगा। ये कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि हजारों लोगों की सच्चाई है, जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सक्रिय बनते हैं। वही अपने जीवन में चमत्कार लाते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति का फोकस होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जिन चीजों पर उसका नियंत्रण है वहीं प्रयास करना। इसके विपरीत रिएक्टिव व्यक्ति सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी चिंता के क्षेत्र में जीता है, जहां केवल फिक्र होती है, नियंत्रण नहीं। उदाहरण के लिए, आप मौसम को नहीं बदल सकते, पर आप यह तय कर सकते हैं कि बारिश में भी आप मुस्कुराते हुए काम पर जाएं या कोसते हुए। इसी सोच से एक मनुष्य परिस्थिति से बड़ा बनता है। कोवी कहते हैं कि हमारा चरित्र हमारी आदतों से बनता है और आदतें हमारे चुने हुए निर्णयों का परिणाम होती हैं। अंततः सक्रिय बनने का अर्थ है हर सुबह उठकर खुद से यह कहना, आज मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लूंगा। मैं दूसरों को दोष देने की बजाय समाधान खोजूंगा। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले सोचूंगा। मैं वही बनूंगा जो मैं खुद बनने का चुनाव करता हूं। और यही पहला कदम है प्रभावशाली बनने की उस यात्रा का, जिसकी राह बाकी 6 आदतें प्रशस्त करती हैं। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य। कई बार हम अपने जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि दौड़ किस दिशा में जा रही है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, छोटे मोटे फैसलों और थकाऊ कार्यों के बीच हम अक्सर अपने असली मकसद को पीछे छोड़ देते हैं। स्टीफन कोवी की दूसरी आदत हमें याद दिलाती है कि किसी भी प्रभावशाली और संतुलित जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड का अर्थ है अपने जीवन के अंतिम परिणाम की कल्पना पहले कर लेना और फिर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर कदम उठाना। यह आदत हमें बस योजनाएं बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिशा तय करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन अपनी खुद की अंतिम यात्रा में शामिल हैं। आप एक शांत जगह पर हैं, जहां आपके दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी और परिवार के सदस्य आपकी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। आप चुपचाप सुन रहे हैं कि लोग आपको कैसे याद कर रहे हैं। क्या वे कहते हैं कि आपने हमेशा मदद की, या कि आप ईमानदार थे? क्या वे कहते हैं कि आप प्रेरणा थे, या कि आपने उन्हें समझा, अपनाया? जब यह कल्पना पूरी गहराई से हमारे भीतर उतरती है, तो हम समझ पाते हैं कि असल में हमें कैसा इंसान बनना है। यही आत्मदर्शन इस आदत की नींव है। बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीते हैं। वे एक बेहतर नौकरी चाहते हैं, अधिक पैसा, अच्छा घर, लेकिन यह नहीं जानते कि आखिर वो यह सब क्यों चाहते हैं। बिना उद्देश्य के लक्ष्य सिर्फ थकान लाते हैं, संतोष नहीं। कोवी कहते हैं कि हमें अपने जीवन के मिशन स्टेटमेंट को लिखना चाहिए, यानी वह स्पष्ट वाक्य या विचार जो यह बताता है कि हम कौन हैं, किन मूल्यों पर जीते हैं और हमें क्या योगदान देना है। यह मिशन स्टेटमेंट जीवन की एक नैतिक और मानसिक नक्शा बनाता है, जो हर निर्णय के समय हमारी राह दिखाता है। जैसे एक कंपास दिशा बताता है, वैसा ही यह बयान हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता देता है। एक शिक्षक की कहानी याद आती है, जो वर्षों तक बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करता था। वह सोचता था कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा, बस पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब उसने अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाई, जिसमें लिखा, मैं एक ऐसा शिक्षक बनना चाहता हूं जो बच्चों को केवल विषय नहीं, जीवन की सीख भी दे, तो उसके पढ़ाने का तरीका बदल गया। वह अब बच्चों से बातें करता, उनके विचारों को सुनता, उन्हें आत्मविश्वास सिखाता। अब हर दिन उसके लिए अर्थपूर्ण था, क्योंकि वह अंत को ध्यान में रखकर चल रहा था। ये आदत केवल बड़े जीवन निर्णयों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जरूरी है।
अगर किसी छात्र को यह पता है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो वह अपनी पढ़ाई में उसी तरह से प्राथमिकताएं तय करेगा। अगर एक माँ जानती है कि वह अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, तो वह हर दिन उसी सोच से उसका मार्गदर्शन करेगी। यह स्पष्टता न केवल भ्रम को मिटाती है, बल्कि आत्मबल और अनुशासन को जन्म देती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। इस आदत की गहराई यही है कि यह केवल क्या पाना है नहीं बताती, बल्कि क्यों पाना है का जवाब देती है। क्योंकि जब क्यों मजबूत होता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। हर प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हों या अब्दुल कलाम, उन्होंने पहले खुद को यह स्पष्ट किया कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने उसी के अनुसार अपने विचार, आदतें और फैसले बनाए। यह आदत हमारे भीतर नेतृत्व की भावना पैदा करती है। पहले स्वयं का नेतृत्व करना, फिर दूसरों का। कोवी कहते हैं कि जब हम किसी योजना की शुरुआत ही उस योजना के अंतिम रूप को ध्यान में रखकर करते हैं, तो हम आधा युद्ध जीत लेते हैं। यह आदत एक एंकर की तरह होती है। चाहे जीवन में कितनी भी उथल-पुथल हो, यह आदत हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती है। कोई भी सफल संगठन, महान नेता या सशक्त परिवार इसी आदत पर टिका होता है। एक साझा दृष्टिकोण, एक स्पष्ट मकसद और दीर्घकालिक सोच। इसलिए अगर आप एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मैं अपने पीछे क्या छोड़ जाना चाहता हूं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? जब इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, तो हर दिन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा और फिर आप वही जीवन बनाएंगे जिसकी शुरुआत आपने अपने अंत की कल्पना से की थी। अध्याय 3। महत्वपूर्ण को प्राथमिकता दो। समय से पहले सोच का प्रबंधन। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है और अपने अंत को स्पष्ट रूप से समझ लेता है, तब अगला कदम होता है हर दिन उसी दिशा में सचेत निर्णय लेना। यहीं से तीसरी आदत की शुरुआत होती है, महत्वपूर्ण को प्राथमिकता दो। यह आदत हमें यह सिखाती है कि केवल व्यस्त रहना ही सफलता नहीं है। असली असर तब पैदा होता है जब हम व्यस्तता को दिशा से जोड़ते हैं। बहुत से लोग दिन भर थके रहते हैं, काम में डूबे रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह सोचते हैं कि उन्होंने असल में ऐसा क्या किया जो उनके जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हो। यही सवाल इस आदत का केंद्र है। क्या हम वही कर रहे हैं जो वास्तव में हमारे लिए सबसे जरूरी है? अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत दूसरों की अपेक्षाओं, मेल, कॉल और तात्कालिक जिम्मेदारियों से करते हैं। हम हर किसी को जवाब देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह सब जरूरी है, जबकि यह जरूरी नहीं, सिर्फ तत्काल होता है। स्टीफन कोवी हमें बताते हैं कि हमें ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे दीर्घकालिक उद्देश्य से जुड़े हों, जैसे आत्मविकास, परिवार के साथ संबंध, स्वास्थ्य और भविष्य की योजना। ये कार्य जरूरी है, पर अक्सर तुरंत आवाज नहीं लगाते। इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। इस आदत को अपनाने का मतलब है अपनी जीवन शैली को जानबूझकर आकार देना। इसका अर्थ है हर सप्ताह या हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचने के लिए रुकना कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। एक स्कूल टीचर की कहानी याद आती है, जो हर दिन घंटों क्लास की तैयारी करता, बच्चों को पढ़ाता, लेकिन खुद को खोता जा रहा था। जब उसने कोवी की यह आदत पढ़ी, तो उसने अपनी प्राथमिकताएं दोबारा लिखीं। अब वह हर दिन खुद के लिए भी 30 मिनट निकालता, बच्चों से व्यक्तिगत बातचीत करता और सप्ताहांत में अपने माता-पिता से मिलने जाता। वह पहले से अधिक संतुलित और खुश महसूस करने लगा, क्योंकि अब वह केवल व्यस्त नहीं था, वह मतलब के साथ जी रहा था। यह आदत हमें ना कहना भी सिखाती है, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद की प्राथमिकताओं के प्रति सच्चे रहना। जब हम किसी गैर महत्वपूर्ण काम को मना करते हैं, तो असल में हम अपने मिशन को हाँ कह रहे होते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत भीतर आत्मबल भर देती है। कोई कहते हैं कि समय को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, पर खुद को जरूर कर सकते हैं, और यही असली समय प्रबंधन है। प्रभावशाली लोग अपने दिन इस तरह नहीं जीते कि जो सामने आए उसे निपटाएं, बल्कि वे पहले सोचते हैं कि सबसे जरूरी क्या है, फिर उसी अनुसार शेष को स्थान देते हैं।
वे अपने कैलेंडर को खाली नहीं रखते और इंतजार नहीं करते कि समय बचेगा, बल्कि पहले से ही उन कार्यों के लिए समय निकालते हैं जो उनके लिए सबसे मूल्यवान है। ये सोच उन्हें अपने जीवन का रचनाकार बनाती है, केवल प्रतिक्रिया करने वाला नहीं। अंततः यह आदत हमें सिखाती है कि हमारा हर दिन एक ईंट की तरह है, जिससे हमारे जीवन की इमारत बनती है। अगर हम हर दिन सही ईंट चुनें, सही जगह रखें, तो समय के साथ हम वैसा जीवन बना सकते हैं जिसकी कल्पना हमने दूसरे अध्याय में की थी। और यही तीसरी आदत की असली ताकत है। यह हमारे सपनों को वास्तविकता की जमीन पर टिकाने का अभ्यास है। अध्याय 4, दोनों की जीत की सोच। सफलता का समावेशी दृष्टिकोण। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है, अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्टता से देखता है और हर दिन उसी दिशा में महत्वपूर्ण फैसलों को प्राथमिकता देने लगता है, तब वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे दूसरों के साथ जुड़कर आगे बढ़ना होता है। जीवन में अकेले चलना संभव नहीं, खासकर तब जब हर रिश्ता, हर संपर्क और हर संबंध हमारे विकास में भागीदार बन जाता है। यहीं पर आती है चौथी आदत, थिंक विन विन, यानी दोनों की जीत की सोच। यह आदत हमें सिखाती है कि सच्ची प्रभावशीलता सिर्फ खुद के जीतने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर जीतने में है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे जीतना है तो दूसरे को हारना जरूरी नहीं, तभी हम वास्तविक सहयोग, विश्वास और सामूहिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारे समाज में अक्सर प्रतियोगिता की भावना को ही सफलता का मानक बना दिया गया है। जैसे कि अगर एक दोस्त आगे बढ़ा तो हमें पीछे रहना पड़ा। अगर किसी सहकर्मी को पदोन्नति मिली तो हमें कुछ खोया हुआ महसूस हुआ। परंतु कवि इस सोच को बदलते हैं। वे बताते हैं कि प्रभावशाली लोग कभी भी मैं जीतूं, तू हारे की सोच नहीं रखते। वे मानते हैं कि संसाधनों की दुनिया सीमित नहीं, बल्कि असीम है। और जब हम इस विश्वास के साथ दूसरों से बातचीत करते हैं कि हम दोनों जीत सकते हैं, तो वहां से ही सच्चे संबंधों की शुरुआत होती है, बल्कि उनका आपसी भरोसा भी गहरा हो गया। यही विन विन की ताकत है। यह केवल समाधान नहीं लाती, यह संबंधों को भी मजबूत करती है। इस आदत को अपनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण गुणों की जरूरत होती है: आत्मसम्मान, परस्पर सम्मान और विश्वास। जब हम खुद को सम्मान के योग्य मानते हैं, तभी हम दूसरों को भी वही सम्मान दे पाते हैं। यह आदत केवल व्यवहार नहीं, एक सोच है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो मानता है कि किसी रिश्ते में जीत और हार नहीं होनी चाहिए, बल्कि साझेदारी होनी चाहिए। यही सोच हमारे परिवार, कार्यस्थल, मित्रता और सामाजिक संवाद में सामंजस्य लाती है। कवि बताते हैं कि विन विन सोच वाले लोग सहयोग की भावना से भरपूर होते हैं। वे किसी भी बातचीत में यह सोचकर शामिल होते हैं कि हम दोनों मिलकर कैसे बेहतर नतीजा पा सकते हैं। वे अपने अहों को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख सकते हैं और समाधान की तलाश में जुड़े रहते हैं। इस सोच के चलते वे न केवल बेहतर समाधान निकालते हैं, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण भी बनाते हैं, जिसमें सभी पक्ष खुद को सुना, समझा और स्वीकृत महसूस करते हैं। यह आदत हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी विन विन का मतलब किसी विवाद को वहीं छोड़ देना भी होता है, जब कोई समाधान सामने ना आए। कोवी इसे विन विन और नो डील कहते हैं, यानी अगर दोनों की जीत संभव नहीं तो कोई समझौता ना हो। ये सोच हमें झूठी सहमति देने या मजबूरी में निर्णय लेने से बचाती है। इससे रिश्ते भी ईमानदारी पर टिकते हैं, न कि दिखावे पर। थिंक विन विन आदत केवल एक आदर्श नहीं है, यह व्यावहारिक है, और जो इसे अपनाता है वह संबंधों में लचीलापन, सम्मान और स्थायित्व महसूस करता है। यह आदत न केवल दूसरों को सम्मान देती है, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाती है। यह बताती है कि हम सब साथ मिलकर जीत सकते हैं, अगर हम सहयोग के दृष्टिकोण से देखें। अंततः यह आदत हमें सिखाती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार मानी जाए। असली सफलता तब होती है जब हम दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, जब हमारी सोच समावेशी होती है, और जब हम हर बातचीत में यह सवाल पूछते हैं, क्या इसमें हम दोनों जीत सकते हैं? और जब जवाब हाँ होता है, तो वहीं से शुरू होता है एक असरदार, संतुलित और स्थायी रिश्ता। अध्याय 5, पहले समझो फिर समझाओ।
संवाद की आत्मा को समझना। संसार के अधिकांश संघर्ष, गलतफहमियां और टूटते रिश्ते इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सुने नहीं गए होते। हम बात करते हैं, जवाब देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। यही पांचवीं आदत का सार है। पहले समझो, फिर समझाओ। स्टीफन कोवी इस आदत को संवाद की आत्मा कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी संबंध की जड़ में बदलाव लाती है। जब हम किसी को समझने का सच्चा प्रयास करते हैं, बिना उसे काटे, बिना जज किए, बिना अपनी राय ठूंसे, तो सामने वाला न सिर्फ खुद को सुना हुआ महसूस करता है, बल्कि उसके भीतर भी हमें समझने की एक स्वाभाविक इच्छा जागती है। यहीं से जुड़ाव शुरू होता है। अधिकांश लोग संवाद के दौरान सचमुच सुनते नहीं। वे सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं कि कब सामने वाला चुप होगा और वे अपनी बात रख सकें। वे अपनी बात मनवाने में इतने व्यस्त होते हैं कि वे समझते ही नहीं कि जिसे वे समझाना चाहते हैं वह तो अभी खुद को पूरी तरह सुना महसूस ही नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए, एक पिता जब अपने किशोर बेटे को बार बार डांटता है कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, मोबाइल से चिपका है, समय बर्बाद कर रहा है, तो वह हर बार यही महसूस करता है कि वह बेटे को सुधार रहा है, लेकिन बेटा अंदर ही अंदर और दूर होता जाता है। एक दिन जब वही पिता चुपचाप बैठकर सिर्फ ये कहता है, बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तू क्या सोचता है, तुझे क्या तकलीफ है, और फिर पूरे धैर्य से उसकी बात सुनता है, बिना टोक टाक के, तब पहली बार उस बेटे की आंखों में चमक आती है। वही बेटा जो कभी गुस्से से चुप रहता था, अब खुलकर बताता है कि वह दबाव में है, डर में है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। पिता हैरान हो जाता है। इतने सालों में उसने पहली बार अपने बेटे की सच सुनी थी, और यहीं से उनका रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। सच्चा समझना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक इरादा है, सामने वाले की दुनिया में प्रवेश करने का, उसकी भावनाओं को महसूस करने का। कोवी इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं, यानी संवेदनशीलता से सुनना। इसका मतलब है कि हम सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके जज्बात, भावनाएं और मकसद को महसूस करें। यह तभी होता है जब हम अपने अहं को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। जब हम ये मानते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वह उसके अनुभव का सच है, तभी हम उसे समझने की स्थिति में आते हैं। और यह समझना ही वह नींव है जिस पर आपसी विश्वास, सच्चा समाधान और प्रभावी संवाद खड़ा होता है। यह आदत व्यापार, विवाह, दोस्ती, राजनीति, हर क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। सोचिए, अगर दो नेता, दो समुदाय या पति पत्नी केवल यही नियम अपनाएं कि पहले एक दूसरे को समझने की ईमानदार कोशिश करेंगे, तो कितनी दूरियां मिट सकती हैं। कोवी बताते हैं कि जब हम पहले समझने की आदत अपनाते हैं, तब हमें सामने वाले की मूल जरूरतें दिखने लगती हैं, उनकी चाह, उनका डर, उनका दृष्टिकोण। और जब हम उस स्तर पर जुड़ते हैं तो हमारे शब्दों में असर होता है। फिर हमें जोर नहीं लगाना पड़ता कि लोग हमें समझें, क्योंकि अब वे खुद चाहेंगे कि वे हमें समझें। पर यह आसान नहीं होता। हम सब के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, मेरी बात भी तो सुनो, मैं सही हूं, मुझे सफाई देनी है। यह आवाज तब तक शांत नहीं होती जब तक हम समझे नहीं जाते। पर यही आदत हमें कहती है कि पहले इस आवाज को थोड़ी देर के लिए चुप कराओ। पहले सामने वाले की दुनिया में जाओ, उसकी नजर से देखो, उसके अनुभव में उतरने की कोशिश करो। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी हमारी बात उसी खुलेपन से सुनता है। यह आदान प्रदान एक विन विन रिश्ते की नींव बन जाता है। कोवी यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं। कैसे सुनना है, यह अहम है। कान से नहीं, दिल से सुनना। सामने वाला जो कह रहा है उसे दोहराना, पुष्टि करना। तुम कहना चाहते हो कि, तुम्हें ऐसा लगता है कि, ये छोटे छोटे वाक्य सामने वाले को बताते हैं कि आप सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश अक्सर समाधान से भी अधिक प्रभावशाली होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को सुना हुआ महसूस करता है तो उसके भीतर की कठोरता, डर और गुस्सा खुद खुद पिघलने लगता है। अंत में पांचवी आदत हमें यही सिखाती है, संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जब हम पहले समझने की इच्छा से संवाद करते हैं तो हम संबंधों को केवल निभाते नहीं, हम उन्हें संवारते हैं। हम केवल बोलते नहीं,
हम छूते हैं सामने वाले के हृदय को, और जब संवाद उस स्तर तक पहुंचता है, तब वहां से प्रभावशीलता नहीं, बल्कि गहराई और स्थायित्व जन्म लेता है। यही पांचवीं आदत का असली उपहार है। एक ऐसा जीवन जहां लोग सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि समझे भी जाते हैं। अध्याय 6, समन्वय की शक्ति। हम साथ हैं इसलिए बेहतर है। जीवन में अक्सर हम यह मान लेते हैं कि सबसे अच्छा तरीका वही है जो हम जानते हैं। हमारी सोच, अनुभव और नजरिया हमें इतना सटीक लगता है कि हम यह भूल जाते हैं कि किसी और की सोच हमारी सोच से अलग भी हो सकती है, और फिर भी सही हो सकती है। यहीं पर छठवीं आदत हमें एक नई दिशा देती है, सिनर्जाइज, यानी समन्वय। यह आदत कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों और शक्तियों को एक साथ लाते हैं, तो वे मिलकर वह कुछ रच सकते हैं जो कोई अकेले कभी नहीं कर सकता। समन्वय का अर्थ है मतभेदों को बाधा नहीं, बल्कि अवसर मानना। विविधता को टकराव नहीं, बल्कि नवाचार का स्रोत समझना। यह आदत सिर्फ सहयोग नहीं है, यह उससे कहीं आगे की चीज है। सहयोग में हम समझौता करते हैं, अपनी बात से थोड़ा हटते हैं ताकि बीच का रास्ता निकल सके। लेकिन समन्वय में हम दोनों की सोच को मिलाकर एक तीसरा और भी बेहतर रास्ता बनाते हैं, जो न तुम्हारा है न मेरा, बल्कि हमारा है। जैसे दो कलाकार मिलकर एक नई धुन बनाते हैं, दो विचार एक नई सोच को जन्म देते हैं, दो संस्कृतियां मिलकर एक नया रंग रचती हैं। ठीक वैसे ही समन्वय एक ऐसी रचना है जो अकेले संभव नहीं थी। एक बार दो स्कूल प्रिंसिपल्स आपस में किसी आयोजन को लेकर बहस कर रहे थे। एक चाहता था कि कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित और पारंपरिक हो। दूसरा चाहता था कि बच्चों को खुली छूट मिले, वे खुद अपनी बात रखें, नाचें, गाएं, जो चाहे करें। पहली नजर में यह मतभेद था, पर जब दोनों ने एक दूसरे को खुले दिल से समझने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि दोनों की चिंता बच्चों के विकास को लेकर है। बस तरीका अलग था। फिर उन्होंने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें शुरुआत पारंपरिक थी और समापन पूरी तरह बच्चों के रचनात्मक प्रदर्शन से भरा हुआ था। यह आयोजन इतना खास और संतुलित था कि सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। यही है समन्वय की शक्ति, जहां मतभेद नया समाधान बन जाते हैं। समन्वय तभी संभव होता है जब हमारे भीतर अहंकार कम हो और जिज्ञासा ज्यादा। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी सोच अधूरी हो सकती है और सामने वाले के अनुभव में कुछ अनमोल छुपा है, तब हम उस संवाद के लिए खुलते हैं जो समन्वय को जन्म देता है। यह आदत हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति एक किताब की तरह है, जो अपनी जिंदगी की कहानियां लेकर चलता है। अगर हम उन्हें पढ़ना सीख जाएं, तो हर मुलाकात, हर टीम, हर साझेदारी एक नया अध्याय बन सकती है। कोवी समझाते हैं कि समन्वय केवल विचारों का मेल नहीं, दिलों का मेल होता है। जब लोग सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने और जोड़ने के लिए आते हैं, तब वे अपने मतभेदों को इस तरह प्रयोग करते हैं जैसे एक रंग मिस्त्री अलग अलग रंगों से एक सुंदर चित्र बनाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति है, जहां हर तत्व, पानी, हवा, मिट्टी, अग्नि अलग है, पर जब मिलते हैं तो जीवन बनता है। समन्वय भी वैसा ही जीवनदायी है। यह आदत हमें यह भी सिखाती है कि बहस को टालना काफी नहीं, बल्कि मतभेद से सृजन करना ही असली ताकत है। रिश्तों में जब दो लोग अपने विचारों को पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ रखते हैं और सुनने की वही शक्ति दिखाते हैं जो हमने पांचवीं आदत में सीखी, तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो दोनों को नए स्तर पर पहुंचा देती है। कई बार यही ऊर्जा वह समाधान खोज लाती है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। पर समन्वय तब तक नहीं आता जब तक हम खुले मन से भरे हुए नहीं, बल्कि सीखने की स्थिति में संवाद न करें। इसका मतलब है डर से नहीं, आत्मविश्वास और विनम्रता से बात करना। मानना कि हम सब अधूरे हैं, पर साथ हैं तो संपूर्ण हो सकते हैं। यही सोच हर टीम को, हर रिश्ते को और हर समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अंत में समन्वय एक भावना है कि हम सब एक साथ हैं और मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं। यह आदत केवल कार्यकुशलता नहीं, एक संवेदनशीलता है जो यह स्वीकार करती है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये भावना हमारे काम, रिश्तों और समाज में बस जाती है, तो वहां जादू होता है।
ऐसा जादू जो सच्ची प्रभावशीलता की पहचान है। अध्याय 7। खुद को तराशो। भीतर की कुल्हाड़ी तेज रहनी चाहिए। एक लकड़हारा दिन भर जंगल में पेड़ काटता रहा, पसीना बहा, मेहनत की पराकाष्ठा कर दी, पर जितना वो कुल्हाड़ी चलाता उतना ही थकता और उतना ही कम परिणाम मिलता। एक राहगीर ने देखा और पूछा, तुम थोड़ी देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। और यही गलती हम सब जीवन में बार बार करते हैं। हम इतना व्यस्त हो जाते हैं करने में कि खुद को निखारने का समय ही नहीं निकालते। यही 7वीं आदत का संदेश है। खुद को तराशो, अपनी क्षमताओं को मजबूत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर की कुल्हाड़ी कुंद हो गई है तो कोई आदत, कोई रणनीति, कोई लक्ष्य काम नहीं आएगा। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व 4 पहलुओं से बना होता है: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आत्मिक। और हमें इन सभी पहलुओं को नियमित रूप से ऊर्जा देनी चाहिए, जैसे कोई माली हर पौधे को पानी देता है। पर अक्सर हम शरीर की थकावट को तो पहचान लेते हैं, लेकिन आत्मा की थकावट को नजरअंदाज कर देते हैं। यह आदत हमें याद दिलाती है कि खुद को समय देना कोई विलासिता नहीं, यह जिम्मेदारी है। जब हम रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, तब यह आदत हमें रुकने, सांस लेने और खुद से जुड़ने का न्योता देती है। सुबह की सैर, किताबों का अध्ययन, गहरे रिश्तों में संवाद, ध्यान या प्रार्थना, ये सब खुद को तराशने के तरीके हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे भीतर की ऊर्जा को फिर से भरते हैं, हमारी दृष्टि को साफ करते हैं और हमारी सोच को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह आदत कहती है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को तराशते रहो, तो जीवन के कठिनतम मोड़ भी तुम्हें मोड़ नहीं पाएंगे। इस आदत में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें रुकने और सुधरने की अनुमति देती है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बस लगातार मेहनत करनी है, बिना रुके, बिना थके, और फिर एक दिन सब मिल जाएगा। पर कोवी कहते हैं कि अगर आप खुद को अंदर से नहीं सींचते, तो बाहर की सफलता एक खोखला ढांचा बन जाएगी, जो हल्की हवा से भी गिर सकता है। असली विकास तब होता है जब हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, और जड़ें मजबूत होती हैं आत्मचिंतन, सीखने, विनम्रता और आत्म प्रेम से। एक शिक्षक जो दिन रात बच्चों को पढ़ाता है, अगर खुद किताबें नहीं पढ़ता, खुद से नहीं जुड़ता, खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से नहीं संभालता, तो एक दिन वह थक जाएगा और उसकी शिक्षा सिर्फ एक बोझ बन जाएगी। पर वही शिक्षक अगर हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालता है, योग करता है, अच्छा साहित्य पढ़ता है, अपने परिवार के साथ दिल से जुड़ता है, तो वही शिक्षक न केवल दूसरों को ज्ञान देगा, बल्कि खुद भी भीतर से सशक्त बना रहेगा। यह आदत हमें यह भी सिखाती है कि प्रभावशीलता कोई स्थायी मंजिल नहीं, बल्कि सतत अभ्यास है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोज गिरते हैं, सीखते हैं, उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खुद को तराशने का मतलब यह स्वीकार करना है कि हम अधूरे हैं, पर हर दिन बेहतर हो सकते हैं। यह आदत आत्म मंथन की चुप्पी में छिपे उस शोर को पहचानने की आदत है, जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ती है। आखिरकार 7वीं आदत बाकी 6 आदतों को टिकाऊ बनाती है। अगर आप खुद को हर दिन थोड़ा निखारते हैं, तो आप ज्यादा धैर्यवान बनते हैं। पहली आदत, अपने जीवन के उद्देश्य को ज्यादा गहराई से समझते हैं। दूसरी आदत, अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर निभाते हैं। तीसरी आदत, रिश्तों में संतुलन पाते हैं। चौथी और 5वीं आदत, और समन्वय में सौंदर्य देख पाते हैं। 6वीं आदत, यह आदत एक दर्पण है जो बार बार आपको याद दिलाती है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। और इस तरह हम पहुंचे अपने जीवन के उस मोड़ पर जहां अब हम केवल प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि रचनात्मक और जिम्मेदार इंसान बन चुके हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, संतुलन और चरित्र में है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन आदतों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि जीवन में अपनाएं। क्योंकि आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अगर आपने अभी तक मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, क्योंकि ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचार हम आपके लिए लाते रहते हैं।
इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सिर्फ आप नहीं, बल्कि पूरा समाज प्रभावशाली बन सके। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटी आदत से शुरू होता है। आपका जीवन, आपकी दिशा और अब आपकी जीत भी आपके ही हाथ में है। धन्यवाद।